इंडेमनिटी एंड गारंटी। सबसे पहला नंबर जो आपको सेक्शन याद करना है वो याद करना है सेक्शन 124, इंडेमनिटी शब्द का मीनिंग। इंडेमनिटी शब्द का मतलब है क्षतिपूर्ति। क्षति का मतलब है नुकसान। जब किसी व्यक्ति का नुकसान हो, चाहे हमारी वजह से चाहे किसी और की वजह से, और हम उससे ये वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी क्षति की भरपाई करेंगे, वी विल गिव यू द वॉट एवर लॉस यू हैव, रीइम्बर्स, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का सेक्शन इसलिए काम आता है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में और डिफाइन इंडेमनिटी दोनों में सेक्शन काम आ जाता है। तो सेक्शन 124 इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज बाय हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी। ये आपको ध्यान रखना है, मेरी बातों को थोड़ा गहरा सुनिए। 124 याद करना है और इंस्टीट्यूट को डेफिनेशन से बहुत प्यार है। आप अगर कीवर्ड लिख के आते हैं, ये मैं आपको अभी के लिए और आगे के लिए भी बता रही हूँ, आगे भी आपको दो भारी पेपर डील करने इंटर में, लॉ और ऑडिट दोनों मेरे ही हाथ में हैं, तो मैं आपको उसमें नंबर स्कोर करने की बता रही हूँ। डेफिनेशन लिखिए। इंस्टीट्यूट को डेफिनेशन से बड़ा प्रेम है और डेफिनेशन याद हो भी जाती हैं, कोई ऐसी एबनॉर्मल बात नहीं है। आपको सेक्शन 4 पार्टनरशिप की याद होगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की याद होगी। ये डेफिनेशंस जो हैं आपको याद होना चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट की, कोअर्शन की, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन याद रखिए। सेकेंड, इंस्टीट्यूट को शौक है कि बच्चे जो हैं पेपर चेकर को आंसर में सेक्शन कोड करें, स्पेसिफिक पढ़ें। तीसरा, उनको शौक है कीवर्ड का। कीवर्ड का मतलब होता है जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें अच्छा यूज़ कीजिए, कैजुअल भाषा मत यूज़ कीजिए कि सेक्शन सेज की जगह मैंने आपको कहा है आप लिखिए एनश्राइंस। तो ऐसे कीवर्ड्स जो हैं उसको हाईलाइट कीजिए। चौथा नंबर पे है एक अच्छा वेल स्प्रेड प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, तीनों में एक एक लाइन का गैप, पॉइंट वाइज आंसर्स जहाँ तक पॉसिबल हो सके, तो इंस्टीट्यूट उसको बहुत पसंद करता है। और इससे ऊपर टेंशन मत लीजिए। बुकिश लैंग्वेज आपकी गलत फहमी है कि इंस्टीट्यूट को चाहिए, गलत फहमी है ये, इसको शैटर कर दीजिए। गलत फहमी है आपकी, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड पेपर में बुकिश लैंग्वेज कोई कैसे ही लिख सकता है। डेफिनेशन बस याद कर लीजिए, उतना इनफ है। तो इसलिए जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सेक्शन नंबर 124 आपको याद करना है, डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर टू सेव द अदर या रीइम्बर्स, कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज बाय हिमसेल्फ। मैंने गलती की है, जैसे मैंने किसी को किराए पे घर दिया है और मेरे घर की छत टपक गई, मेरा किराएदार परेशान हुआ, तो वो मेरी गलती है, घर मेरा था इसलिए। तो मेरी वजह से या किसी और के, किसी नेबर ने उससे लड़ लिया, तो मैं कह रही हूँ नहीं, हमारी कॉलोनी में सब शरीफ लोग रहते हैं, कोई नेबर लड़ लेगा तो मैं तुम्हारी भरपाई करूँगा। तो लॉस कॉज बाय हिमसेल्फ और द अदर पार्टी, इट इज़ कॉल्ड इंडेमनिटी। याद रहेगा आपको सेक्शन 124 एवरीवन, यस और नो। इंडेमनिटी की पार्टीज हमेशा साथ में लिखना चाहिए डेफिनेशन की, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिफायर। बस बाकी ये सब में इतनी सब नीड नहीं है। नाउ 125 लर्न, LEARN, लर्न राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। जिस व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी क्षति की पूर्ति हो, उसको 3 अधिकार है। सबसे पहला उसका अधिकार है नुकसान। अगर मैंने किसी को किराए पे मकान दिया, कॉलोनी में 50 लोगों के घर हैं, तो बाजू वाले ने उससे झगड़ा करा और बाउंड्री तोड़ दी, तो बाउंड्री तोड़ना इज़ ए लॉस, तो मेरे को उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, क्योंकि मैंने कहा था कॉलोनी में सब शरीफ लोग रहते हैं, कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई करूँगी। बाउंड्री तोड़ दी बाजू वाले ने, तो मेरे को डैमेज देना पड़ेगा। ऐसे ही अब उससे झगड़े को निपटने के लिए मेरे किराएदार ने कोर्ट केस किया। वो जब कोर्ट केस हुआ तो आपस में जिसकी भी जो भी स्टोरी हुई, कॉम्पनसेशन देना पड़ा। मेरे किराएदार की ही गलती थी या जो भी था, कॉम्पनसेशन तो वो भी मुझे उसको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोई भी केस होता है कोर्ट में तो कोर्ट फ़ी लगती है, लॉयर की फ़ी लगती है, अपने जाने आने में फ़ोटोकॉपी, एडमिन चार्जेस लगते हैं, वो सब देना पड़ेगा। तो 3 कीवर्ड याद कीजिए, डैमेजेस, कॉम्पनसेशन सूट का और ऑल एक्सपेंसेस। कुछ नहीं याद रहे तो 3 शब्द वाली याद कीजिए। क्या 3 शब्द हैं? बस इसी को एक्सपैंड कर दीजिएगा और डेफिनेशन चिपका दीजिएगा। 124 में डेफिनेशन, 125 में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इतना बहुत है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। अब उसके बाद आ जाइए गारंटी। इंडेमनिटी को मैंने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि हम रिवीजन में चल रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है।
एक ही एग्जाम्पल याद रखिए, मैं मकान मालिक, मैंने किसी को घर दिया, घर की छत कमज़ोर थी, पानी घुस गया, उसका सामान ख़राब हो गया, मैंने कहा मैं भरपाई करूँगी, हो गया, इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर क्या है? 124 और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर 125। व्हाट आर द 3 की वर्ड्स? बस दैट्स ऑल। और यही बार बार वो पूछते हैं सेक्शन 125 फ्रॉम इंडेमनिटी। अब आया गारंटी, सेक्शन याद करना है 1 to 6। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया और गारंटी दी, उनके परिचित मिस्टर बी के परिचित थे सी, इन्होंने गारंटी दी कि बी नहीं देगा तो मैं पेमेंट करूँगा। तो इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, 3 पक्षकार हैं इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं। पहला ए और बी के बीच में, ए इज़ द प्रिंसिपल डेटर और बी इज़ द प्रिंसिपल डेटर, ए ने पैसा दिया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 126 कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो मेरा नंबर आएगा। और तीसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि भैया अगर सी को देना पड़ा तो वो बाद में बी से वसूल भी तो करेगा। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए? 3। इंडेमनिटी में कितने था? 1। इंडेमनिटी में पार्टी कितनी थी? 2। इसमें पार्टी कितनी है? 3। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 3। तो डिफरेंस बिटवीन के लिए याद रखिएगा, कॉमन सेंस डिफरेंस, हाँ या ना। तो अब ये 126 हो गया। डेफिनेशन याद करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। डेफिनेशन याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, माने प्रॉमिस किसी और ने किया था, वो नहीं करेगा तो मैं करूँगा, दैट वे। टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। ए बी सी के कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिले बी को, दिए ए ने, और सी कह रहा है कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो दूंगा। वो ऐसा कोई क्यों ही करता है, उसमें मत घुसो आप, कोई क्यों करता है ऐसा, ठीक है। 3 लोग होते हैं इसमें, हुआ द 3 पीपल, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। इतना याद है सबको? तो बस इतना मोटा मोटी याद रखना है। ये फीचर वीचर ये सब कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ो। जय श्री राम। टाइप्स ऑफ गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटी में 2 गारंटी हैं, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। कौन सी गारंटी लंबे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलती है? वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूइंग गारंटी का बहुत ही प्रेम है इंस्टीट्यूट को। कंटिन्यूइंग गारंटी वो है जो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलती है, जैसे एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, दोनों मेरे पास आए कि आप हम दोनों को जानती हैं, मैं इसको उधार पे सामान दूंगा हर महीने, आप गारंटी दे दो। मेरे परिचित थे, मेरे को लगा कि हाँ हेल्प हो जाएगी, मेरे बोलने से काम चल जाएगा आदमी का, तो मैंने बोल दिया। तो कंटिन्यूइंग गारंटी एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है। जिस दिन मुझे लगा कि यार गलत फंस गई मैं, ये जिसकी मैंने गारंटी दी थी ये आदमी ईमानदार नहीं, ये तो खुद भी डूबेगा मुझे भी डुबाएगा, तो मैं मना कर सकती हूँ, मेरी गारंटी कैंसिल। तो उस दिन तक जितने ट्रांजैक्शन हो गए हैं उसके लिए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, बट भविष्य के ट्रांजैक्शन जो अभी नहीं हुए हैं उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। यही पॉइंट इंस्टीट्यूट पकड़ती है बार बार। कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, नॉट पास्ट ट्रांजैक्शन। याद है ये बात आपको? नहीं याद है तो दिमाग में रखिएगा कि कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन। क्लियर एवरीवन? नहीं भी क्लियर है भाई तो ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम के पहले इसको रिवाइज कर लें, शॉर्ट में, डबल स्पीड में, आधे घंटे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी। बचपने में आते थे ये, मगर अभी इस चैप्टर का बचपना चल रहा है क्योंकि न्यू कोर्स में इसका 2nd एग्ज़ाम है बस, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस आ ही सकता है। सेक्शन चिपका देना 124, 126। वहाँ एक इंडेमनिटी में 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टी, यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्टी। वहाँ इंडेमनिफायर की लायबिलिटीज़ प्राइमरी, वो किसी के कंधे पे नहीं रो सकता। यहाँ पर सेकेंडरी लायबिलिटी होती है श्योरिटी की, अगर डेटर नहीं देगा तो श्योरिटी का नंबर आएगा। तो इतनी कॉमन सेंस की बातें लिख लेंगे तो ही 3 पॉइंट हो जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट लिखते हैं सफिशेंट फाउंडेशन लेवल पर, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़िएगा, सिंपल सिंपल पढ़ के जाइएगा। डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं नॉट नीडेड। यहाँ आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज पर से ही क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है।
डेफिनेशन और डिफरेंस के बाद सीधे इस पर कूद पड़िए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, सेक्शन नंबर 130, 131, 133, 143, ये पूरे सेक्शन में आपको याद कराऊंगी बार बार बोल के। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इसी में से क्वेश्चन आता था जब ये इंटर में था। यीशु को इससे इतना प्यार था इस पेज से कि बस वो यही बार बार क्वेश्चन देते थे। तो सीधे बैठ जाइए, कंसंट्रेशन से सुनिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज शब्द का मतलब आपको पता है किसी भी व्यक्ति का अपनी राइट्स एंड लाइबिलिटी से बरी हो जाना, फ्री हो गया आदमी, कॉन्ट्रैक्ट बेअसर हो गया, दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज। यहाँ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब है श्योरिटी की जिम्मेदारी ख़त्म। कैसी स्थितियों में श्योरिटी की जिम्मेदारी ख़त्म? सबसे पहला रिवोकेशन, वो खुदा ही कैंसिल कर दे। रिवोक हो सकता है, ये सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए पॉइंट है। अभी जो मैंने बोला, कंटिन्यूइंग गारंटी गेट्स रिवोक्ड अपॉन द डेथ ऑफ द गारंटर, ऑल्सो एट द विल ऑफ द गारंटर। एग्जाम्पल का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, स्क्रीन पे देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, वो का वो याद कर लीजिए। ए ने बी को और सी को, चलो खाली ए ने बी को कुछ गुड्स प्रोवाइड किए क्रेडिट पर। ये होलसेलर है बच्चे, एग्जाम्पल याद रहना चाहिए आपको। ये रिटेलर है, हर महीने ये इसको गुड्स देता है उधार पर, ये बेचता है और पैसे वापस करता है। ये है ए, ये है बी। बताइए यहाँ बोरोअर या फिर डेटर कौन हो गया, क्रेडिटर कौन हो गया? और यहाँ पर सी ने गारंटी दी है, वो क्या हो गया? श्योरिटी। और उसने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1,000 रुपये के गुड्स जनवरी में दिए, 2,000, 3,000, 4,000। कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, मैं केस स्टडी बना के बता रही हूँ, इसमें प्रैक्टिकल आता है। ए ने बी को कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, और सॉरी, ए ने बी को कंटिन्यू सामान देने का वो किया था कॉन्ट्रैक्ट, और गारंटर बना था सी। यहाँ तक ठीक है? गारंटी का नेचर क्या है, स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? कंटिन्यूइंग। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑल राइट, ऑप्शन ए सुनना है बेटा, बाद में लिख लेना। ऑप्शन ए, फरवरी में सी ने मना कर दिया कि मेरे को गारंटी नहीं देना। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? सी के फरवरी के एंड में कितने रुपए के लिए सी फिर भी लायबल है? कौन कौन सा? 1,000 और 2,000। क्या वो मार्च और अप्रैल के ट्रांजैक्शन के लिए जवाबदार है? तो एक बात तुमने सीखी कि जिस दिन मुंह खोल के मना कर दो, उसके पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए तो आप रहोगे जवाबदार, आगे के लिए आप जवाबदार नहीं हो। ये ठीक है? केस टू, केस टू, मार्च में, सॉरी, मार्च के एंड में सी की डेथ हो गई। ए को पता नहीं था कि उसकी डेथ हो गई। उसने अप्रैल के एंड तक सामान दिया, तब उसे पता चला कि यार जो गारंटर है उसकी तो डेथ हो गई। अब मेरी तो जवाब कौन गारंटी लेगा, क्योंकि डेथ होते सी गारंटी ख़त्म हो जाती है। मगर वो 4 महीने का सामान दे चुका था। कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। डेथ कब हो गई थी? मार्च एंड में। डेथ के बाद भी उसने सामान दे दिया क्योंकि उसे नहीं पता था। तो लीगल एयर कितने के लिए जवाबदार है? यस, लीगल एयर ये और डेथ के पहले तक के लिए जवाबदार है। डेथ के बाद के सामान के लिए मतलब कोई भी मतलब जिम्मेदारी आती है तो लीगल एयर जवाबदार नहीं है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ए ये नहीं कह सकता मुझे तो पता ही नहीं था यार डेथ हो गई है, उससे कुछ नहीं होता, पता हो चाहे नहीं पता हो। जैसे ही डेथ होगी गारंटी ख़त्म है। तो मार्च के एंड में ही गारंटी ख़त्म हो गई थी, तो तुमने सामान दिया भी तो भी तुम जानो लीगल एयर जवाबदार नहीं है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? केस थर्ड, मार्च में डेथ हो गई एंड में। लीगल एयर तुमने कहा कितने के लिए जवाबदार हो जाएगा मैम? और सामान दे कितना चुके हैं? 10,000। मगर लीगल एयर को प्रॉपर्टी पिताजी की 2,000 की मिली है। अब क्या करें?
तो वैसे तो लीगल एयर डेथ तक जवाबदार होता है, पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जो परफॉर्मेंस चैप्टर है में सक्सेशन एंड असाइनमेंट में, कि अगर लीगल एयर को के पास पैसे ही नहीं बचे हैं तो वो उतने ही जवाबदार है जितने के एसेट उसको मिले हैं। फ़ोटो खींच लो इस पेज की, बाद में लिख लेना। ओके, ये एक बात आपने पढ़ ली, वापस चार्ट पर आती हूँ। सेकेंड, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, ये 130 सेक्शन है, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई प्रेशर नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी का सेक्शन 130 है कि 130 वो इट्स रिवोक फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, ओके। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, इसमें ABCD 4 पॉइंट दिख रहे हैं पिंक कलर के हाईलाइटेड L शेप में, हाँ या ना? इसमें 4 पॉइंट है। क्रेडिटर के खुद की हरकतों के कारण श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। इसका सेक्शन आपको मैं कह रही हूँ इसलिए याद करना है। 133 सेक्शन 133। अब आप इसका एग्जाम्पल सुनिए। जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ ऑलमोस्ट वैसे ही एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्लाइड भेज दूंगी, चिंता मत करो। तुमने अगर मेन क्लास अटेंड नहीं की थी अभी, तुम सुन लो यार, चैपे मत करो। A ने B को लोन दिया था 1 लाख का 6 महीने का 10% के ब्याज पर। 1 जनवरी से 30 जून तक का टाइम था। B जो था उसकी माली हालत, फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लगी लॉकडाउन के बाद, तो वो गया क्रेडिटर के पास और रोने धोने लगा और बोला ये ब्याज कम कर दीजिए। तो उसने ब्याज 6% कर दिया। उसने बोला 6 महीने का लोन दिया था, प्लीज़ 9 महीने का कर दीजिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन में उसने वेरिएशन कर दिया और श्योरिटी को बताया तक नहीं। अब श्योरिटी कह रहा है कि यार देखो, तुमने B के कहने पर ब्याज कम कर दिया, समय बता दिया, बढ़ा दिया। अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें वहीं रोक देता कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन तुम तो जानते नहीं हो, गारंटर तो मैं हूँ, मैं ज़्यादा उसको अंदर से जानता हूँ। तुम अगर मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने देता। तो अगर तुम्हारे पैसे नहीं मिलते तो मैं खड़ा हूँ, पर मुझे किससे बाद में वसूल करना है? उससे। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम समय बिताते गए, सड़ाते गए ट्रांजैक्शन को। अब तुमको वो नहीं दे रहा तो मैं खड़ा हूँ, मैं किससे जाके मांगूंगा? उसकी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अगर मैं गारंटर था तो मुझको बीच में रखा था तो ये बात भी तो बतानी थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब तुमने कर ली दोनों ने आपस में, तो आप समझ लो यार, मैं फ्री। ये है इसका लॉजिक। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सेंस? कोई गारंटी देता है तो उसको पूरी बात आपको बतानी होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हो तभी करवाता है आदमी जब उसकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो। समय तभी आदमी एक्स्ट्रा मांगता है जब उसकी हालत बिगड़ रही हो। तो बिज़नेस का एक गोल्डन उसूल है, समय रहते बिज़नेस बंद कर दो तो एसेट बिक के कुछ पैसा भी मिल जाएगा। सड़ा के 4 साल बाद बंद करोगे, एसेट डेप्रिशिएट हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही तो हुआ है यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सेंस? अगर तुम्हें सेंस समझ में आ गया, तुम्हें रटना कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि श्योरिटी को बताए बिना कोई भी चेंज करो तो श्योरिटी हाथ खड़ेगा। भैया आपस में ही समझ लो। हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड द सेंस? द सेंस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, ये हो गया एक। दूसरा, शांति सुनो ना। बिल्कुल एग्जाम्पल, एग्जाम के एग्जाम्पल हैं ये, बिल्कुल इंटर में आते थे, फाउंडेशन में भी इन्हीं में से उठा के देगा इंस्टीट्यूट का टाइम नहीं नया क्वेश्चन बनाने का। सुनो, अभी A ने B को, अपने कज़िन को, एक व्यक्ति के यहाँ जॉब पे रखवाया। बोला मेरी गारंटी है ये कभी कोई चोरी चकारी, सामान हेरा फेरी कुछ नहीं करेगा, तुम रख लो इस पर। गल्ला छोड़ के जा सकते हो इसके हाथ पे, कैश छोड़ के जा सकते हो तुम इसके हाथ पे। सैलरी तय हुई, जो भी चाहिए हुई, चलो कितनी तय हुई? 20,000 रुपये महीने। थोड़े दिन बाद एम्प्लॉयर ने सैलरी कम करके 15,000 कर दी और उसको नहीं बताया, गारंटर को, जिसने लगवाई थी जॉब। जब सैलरी कम हो जाती है आदमी की तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, फिर वो शॉर्टकट ढूंढता है, कहीं पैसे चुरा लो, एसेट चुरा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसा कुछ उसने कर लिया। तो 6 महीने बाद पता चला कि वो हर महीने 5,000 रुपये की हेरा फेरी कर रहा था। गारंटी किसने दी थी?
मगर जब सैलरी उसकी रिड्यूस कर गई, ये बात क्या उसको बताई गई थी गारंटर को? तो वो कहेगा जिस दिन तक सैलरी 20 थी वहाँ तक की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ, मैंने कहा था मेरी गारंटी है कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। बट जैसे ही तुमने कंडीशन चेंज कर दी और तुमने उसकी सैलरी कम कर दी, तुमने मुझसे तो पूछा नहीं था, अब तुम जानो और वो जाने, मैं बरी। एज इट इज़ उठ के एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आता है। अगर आपको याद आ जाए तो बहुत खुशी की बात है, सेक्शन 133। नहीं याद आए तो सोल्यूशन तो लिख ही दोगे। क्लियर है एवरीवन? इसलिए ओके, याद रहेगा ये आपको? यस एवरीवन माय डियर चिल्ड्रन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ये भी खूब प्यार है इंस्टीट्यूट को। इसको ए ने बी को ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी बिल्डर था कि मैं 6 महीने में घर बना के दे दूंगा। ये तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में भी ये टॉपिक है। ए ने कहा 6 महीने में पक्का दे दोगे? तो गारंटी दे दी सी ने, हाँ ये बिल्डर आपको 6 महीने में घर बना के पक्का दे देगा। ए ने कहा ठीक है, पर जो लकड़ी दरवाज़ों में लगेगी टिम्बर और जो मार्बल लगेगा वो मैं दूंगा। ऐसा कह के वो विदेश चला गया घूमने, खुद ही नहीं आया 6 महीने तक। तो भैया जब तुम खुद ही ये सामान जो घर में लगना था वो दे ही नहीं रहे तो घर 6 महीने में कैसे बनेगा? तो 6 महीने ओवर हो गए और ये श्योरिटी डिस्चार्ज हो गए। ऑल राइट, तो मैम ने आपको ये सब एग्जाम्पल लिखवाए होंगे, वही रिपीट होते हैं, रेसिप्रोकल जैसा ही है ये। ओके, उसके बाद एक ये वेरी इंपॉर्टेंट डी 2D, वो सेकंड वाले के 4 पार्ट है ना, चारों इम्पॉर्टेंट है, चारों। ए ने बी को लोन दिया, गारंटी सी ने दी। ए ने 1 लाख का लोन दिया था और बी ने उसको कुछ फर्नीचर भी दिया था बतौर सिक्योरिटी। जब वो उसको फर्नीचर दे रहा था ना बच्चे, उस वक्त सी वहाँ था नहीं, तो सी को पता नहीं था कि उसने उसकी जानकारी के बिना उसको कोई गारंटी तो इसने दी है, एडिशनल फर्नीचर भी दे दिया है, ये उसको नहीं पता था सी को। ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। थोड़े दिन बाद ड्यू डेट पर बी का जब पेमेंट का टाइम आया तो बी पेमेंट नहीं कर पाया। तो ए और सी मिले। ए ने कहा सी तुमने गारंटी दी थी तो तुम जो हो अब पैसे दे दो। उतनी देर में किसी ने सी को बता दिया कि अरे पता है तुमसे तो वो पैसे मांग रहा है पर उसके पास कुछ फर्नीचर रखा हुआ है जो कि कोलेटरल के रूप में बी ने दिया था, तुम उतना अमाउंट तो सेट ऑफ कराओ। भाई उससे कहो कि जितना फर्नीचर से रिकवर हो रहा है तुम फर्नीचर बेच के रख लो, बाकी मेरे से मांग लो। तो बताओ सी क्या ऐसा कर सकता है कि भले ही उसको ना पता हो, क्या वो अब ऐसे कह सकता है मैं पैसे तभी दूंगा जब तुम मेरे को या तो फर्नीचर मुझे दो, या अगर फर्नीचर सपोजिंग 40,000 रुपये का है तो तुम 40 उसमें से काट लो और 60 मैं दूंगा। बोलो क्या ऐसा वो कर सकता है? तो बस आप ये बात याद रख लो कि श्योरिटी को पता हो चाहे नहीं पता हो कि इन दोनों के बीच में कोई कोलेटरल एक्सचेंज हुई है, उसका हक है कि अगर उसे 1 लाख देने हैं तो वो पहले वो फर्नीचर सेट ऑफ करवाए फिर बचे हुए दे। हाँ या ना? एग्ज़ाम के पहले एक दिन आप अगर ये एग्ज़ाम्पल सुन के जाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर में क्लिक ना करें। इंसान हो मशीन थोड़ी हो यार, मेमोरी है तुम्हारी, सब आएगा याद तुम्हें, सपनों में भी याद आएंगे हम एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों तक। ओके, डन एवरीवन? तो ये वाले क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। और अब उसके बाद ये वाला पॉइंट, मैं वापस चार्ट पे आती हूँ। ये पूरी की पूरी चार्ट ही इम्पॉर्टेंट है। इधर रेवोकेशन वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? सेक्शन नंबर 130। चार्ट है ना तुम्हारे पास ये? तो रेवोकेशन वाला पॉइंट कौन सा है? 130। ये कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के सारे पॉइंट में कौन सा सेक्शन चिपका देना? 133। और ये वाला लास्ट वाला ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 143। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 143, सेक्शन 143। कौन सी कंडीशंस में गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाती है?
गारंटी बेटा तब इनवैलिड हो जाती है जब झूठ बोल के ली गई हो। कहने का मतलब कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, भले ही अच्छी मंशा से खराब मंशा से, पर आपने बोले तो गलत तथ्य हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे अगर कोई गारंटी ली गई है तो आदमी जवाबदार, श्योरिटी जवाबदार नहीं है। एग्जाम्पल, ए ने बी को उधार पे कुछ टेबल बेची जिसकी गारंटी सी ने दी। ए ने बी को कहा कि ये टीक वुड की टेबल है, जबकि वो साधारण नॉर्मल हमारे भोपाल में कबाड़ खाना है वहाँ से लाई हुई टेबल थी। तो ए और बी का जो ट्रांजैक्शन था वही मिसरिप्रेजेंटेशन पे बेस था। तो फिर सी भी इस चक्कर में बरी हो गया, क्योंकि कोई भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट के बेस में मिसरिप्रेजेंटेशन हो लायबल नहीं है, ना बायर ना गारंटर। ये है उसका पहला पॉइंट। सेक्शन नंबर कौन सा है? 143। सेकंड, साइलेंस ऑन मटीरियल फैक्ट। मैं एक चोर हूँ, मैंने तुम सबके दिल चुराए ना, है ना? नहीं चुराए? चुराए ना? गिरवी रखे मेरे पास, बेलमेंट इंटर ख़त्म होने के बाद दूंगी जब फाइनल स्टूडेंट बनोगे, ताकि बीच में दो ना लगाओ। ठीक है, ओके। सो बात कर रहे थे फिलहाल साइलेंस ऑन मटेरियल फैक्ट। तो मैं एक चोर हूँ, तुमको ये बात पता है कि मैं एक चोर हूँ। तुमने मेरी जॉब कहीं लगवाई और किसी ने उस बात की गारंटी ली, या मतलब तुमको ये बात पता थी कि मैं चोर हूँ, तुमने फिर भी मेरे से किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ये जानते हुए कि हो सकता है कि मैं पेमेंट ना दूँ। तो अगर ऐसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई श्योरिटी बनाए तो वो कहेगा यार जब ये बात थी कि ये व्यक्ति पहले से ही चोर है, तो फिर आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? हम डील ही नहीं करते इस व्यक्ति के साथ, तो इसलिए अब हम गारंटी क्यों लें? तो ये कॉमन सेंस में आंसर लिखाना कि जब भी तथ्य छुपाए जाएं, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन के रूप में, चाहे साइलेंस ऑन मटेरियल फैक्ट को लेकर, तो दोनों ही केसेस में इट इज़ वॉइड। और तीसरा इज़ फेलियर ऑफ को श्योरिटी। ये वाला भी सुन लो बेटू। को श्योरिटी वो लोग होते हैं जो लोग मिल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में वादा करते हैं कि हम पेमेंट करेंगे। अब ए और बी के वादे के डील में सी और डी ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट किया, बट कंडीशन ये रखी थी सी ने, अगर डी आया कंट्रीब्यूट करने तो ही मैं जवाबदारी लूँगा। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट किया था, लास्ट में डी फैल गया तो सी भी बच गया, क्योंकि उसने पहले दिन से ही क्या कहा था, अगर डी आया तो मैं आऊँगा, और अब डी नहीं आ रहा। प्लीज़ रिमेंबर, अभी हम लोग श्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, को श्योरिटी, उसमें अलग पॉइंट भी आएंगे। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसने ही कहा था वो आएगा तो ही मैं आऊँगा पहले दिन से। अगर तय नहीं होता और डी भग जाता शहर छोड़ के, क्या सी ये कह पाता कि मैं भी भग गया? क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी हो जाती था। अब भी उसने शुरू से ही क्या कह दिया था, अगर डी आया तो ही मैं जिम्मेदार हूँ, और डी नहीं आया तो सी भी डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है एवरीवन? ये कौन सा सेक्शन था? 143, कंडीशंस दैट मेक द गारंटी इनवैलिड। तो आप लोग कृपया करके ये वाला पेज जो है ना पूरा घोट के पी जाइएगा। रिवोकेशन सेक्शन 130, डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर 133, और ये इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीनों में से कोई भी पॉइंट इज 143। स्लाइड में आपको भेज दूंगी जस्ट इन केस। अब आ गया ये वाला राइट्स ऑफ श्योरिटी, ये किसी काम का नहीं है, सीधे इस पे आ जाओ। ये तो मैंने कराई दिया, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। सुनो, ये ओरली सुन लो। श्योरिटी के क्रेडिटर के तरफ क्या राइट्स हैं? तुम खड़े जाओ बच्चों, 1 2 3, तीनों खड़े जाओ। नहीं, तुम 2 ही खड़े जाओ, तुम बैठ रहो, तुम 2 खड़े हो जाओ। बच्चों, मैंने गारंटी दी है कि तुम इससे लोन ले रहे हो 1 लाख, तुम पक्का चुकाओगे। मैं कौन हूँ बच्चों? ये दोनों है डेटर क्रेडिटर, ठीक है। अब मेरे क्या क्या अधिकार हैं
ये पहले वाले बच्चे ने पैसे दिए हैं और उसने लिए हैं। क्रेडिटर के प्रति मेरे क्या क्या अधिकार है, सुनो। फर्स्ट, इसने तुम्हें लोन दिया था ना, तो अपना घर गिरवी रखा था। मैं गारंटर थी, बट घर भी गिरवी रखा था। अब ये पैसे नहीं चुका रहा और तुम्हारे पास घर के पेपर भी हैं, तो मेरा पहला अधिकार कि मैं कहूँगी सर मैं गारंटी का पैसा चुकाने तैयार हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। क्या मेरा ये हक बनता है? क्यों बनता है मेरा हक? क्योंकि मैंने जो पैसे तुम्हें दिए हैं वो मैं उससे वापस भी तो वसूल पाऊँ, तो उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए ना, राइट। ये हो गया मेरा पहला हक। सेकंड, क्रेडिटर तुमको मुझे इस ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए देने हैं। मैंने लिए थे कि उसने लिए थे, और अब वो नहीं दे रहा है तो मुझे देना है। बट मुझे तुमसे पिछले साल 1 लाख रुपए किसी अपने पर्सनल दोनों के ट्रांजैक्शन में लेने थे, तो 10 लाख में से 1 लाख सेट ऑफ करके अभी मुझे तुम्हें कितने देने हैं? तो क्रेडिटर पुराने ड्यूज़ भी सेट ऑफ कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तीसरा, काम का नहीं है। फर्स्ट 2 काम के हैं। फर्स्ट वाला क्या है? मुझे तुमसे लेने का क्या हक है? प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी। तुम कहो पेपर गुम गए, तो मैं कहूँगी मैं भी गुम गई। पेपर नहीं, तो मेरे पेपर नहीं थे तो मैं जवाबदारी का उठाऊँ, ठीक है। और सेकंड, सेट ऑफ करने का हक है। बस इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, ये आ जाओ। 146 यू हैव टू लर्न, सिट डाउन। कोश्योरिटी 146, 146, 146, 146, 146, 146, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी। 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146। कोश्योरिटी, जब 2 लोग मिलकर गारंटी लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी जॉइंट एंड सेवरल होती है। वो दोनों शर्त रख दें, जैसे पहले रखी थी कि ये आया तो ही मैं जवाबदार हूँ, तो बात अलग है। बट अगर कुछ ना तय हुआ हो तो दोनों लायबल। सेक्शन 42, 43 भी आप जॉइंट लाइबिलिटी उधर पढ़ के आए आईसीए में, ऑलमोस्ट लाइक दैट। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोश्योरिटी का सेक्शन है 146 कि अगर कुछ भी तय ना हो तो जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, एक भग भी गया तो दूसरे को पेमेंट देना पड़ेगा। ऑल राइट। अब इसका प्रैक्टिकल आता था इंटर लेवल पर, तो इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ सुनो तुम। ए ने बी को 6 लाख रुपए दिए, 3 गारंटर बने, सीडी कोश्योरिटी कहते हैं इसे। सी ने कहा था मैं 1 लाख दूंगा, डी ने कहा था मैं 2 लाख दूंगा, ई ने कहा मैं 3 लाख दूंगा। बहुत ही मज़ेदार लाइन है लॉ में इसकी। दे आर लायबल टू इक्वल अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ईच। इसका मतलब क्या है? सुनो, सुनते रहना। ए और बी के 6 लाख के ट्रांजैक्शन में 1.5 लाख उसने खुद ही दे दिए बी ने। कितने बचे? 4.5। पहली लाइन तुम सोचोगे 4.5 डिवाइड बाय 3 कर दो, 150, 150, 150 तीनों दे दो। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसने तो 1 ही लाख तक की गारंटी दी है। इस पे 1.5 लाख कैसे डाल सकते हो तुम देने की जिम्मेदारी? समझ में आई बात? तो पता है क्या करना है? पहले 1-1 लाख बटेगा। जो इसका मैक्सिमम है वो 1 लाख है, तो पहले 1-1 लाख बटेगा तो कितना हो गया? 3 लाख। अब 4.5 में से 3 गए, कितने बचे? 1.5। तो वो ये दोनों आधा आधा बांटेंगे, 75-75। तो उनका टोटल देख लो कि उनके मैक्सिमम के अंदर है कि नहीं। हाँ या ना? तो आपको लाइन क्या याद करनी है? कोश्योरिटीज आर लायबल टू इक्वल अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ईच। ऐसा तब होता है जब 3 सेपरेट बॉन्ड भरे हों। अगर एक ही एग्रीमेंट पे साइन किया होता तो सब जॉइंट एंड सेवरल लायबल होते टुवर्ड्स इक्वल अमाउंट। बट 3 सेपरेट बॉन्ड्स हैं तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। हाउएवर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फाउंडेशन में वो ये लेवल टच नहीं करेंगे। इंटर में आता था, फिर भी अगर आ गया तो तुम्हें एज मिलेगी। इसलिए तुम इस एग्जाम्पल को याद रख लेना। क्या लाइन मैंने बोली? कोश्योरिटी आर लायबल टू इक्वल अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ईच। जब 3 सेपरेट बॉन्ड हैं और 3 लोगों ने अलग अलग पैसे कमिट किए हैं और जो टोटल है 4.5 लाख। याद रखना, एग्जाम्पल से चीज़ याद आ जाती है। 4.5 लाख अगर 3 में डिवाइड करते तो वो
सी के 1 लाख से ऊपर जा रहा था, तो वैसा नहीं चलेंगे। सी का जो मैक्सिमम है, किसी भी एक का जो यहाँ पर 1 लाख पकड़ा जो लीस्ट अमाउंट था, पहले 111 तीनों में बांट दिया, 4.5 में से 3 गए तो बचे 1.5, तो अब ये दोनों में बटा, क्योंकि ये तो अपनी मैक्सिमम दे चुका। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। समय सीमित है इसलिए इससे ज़्यादा समय इसको नहीं दे सकते, तो बस तुम ये कर लेना, दैट्स इट। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।